थिंक अबाउट दैट। एक ऐसा आदमी जिसके बारे में दुनिया हमेशा से जानना चाहती थी। एक ऐसा आदमी जिसका कोई बड़ा खानदान नहीं, कोई बड़ी डिग्री नहीं, कोई खास पहचान नहीं, फिर भी दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर लोगों के साथ उठना बैठना। बिल क्लिंटन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, प्रिंस एंड्रयू, ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य, डोनाल्ड ट्रंप, बिलियनियर और अमेरिका के प्रेसिडेंट, और वॉल स्ट्रीट के कई सारे बड़े नाम। एक कहानी है जेफरी एप्स्टीन की। Hey Don, it's Jeffrey Epstein. Breaking news tonight regarding Jeffrey Epstein. The story of Jeffrey Epstein is so unbelievable. It's almost hard to believe. You're telling me a pedophile in the prime of his life with decades of molesting still in front of him just suddenly decided to up and kill himself? No, I don't believe it. How, for so long, was a rich, powerful white man able to get away with something like this? Could Trump have something to do with Jeffrey Epstein's death? How deep does this go? It was a complete molestation of justice. एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से एक देश ही नहीं, दुनिया में कई देशों की पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बुरी तरह से बर्बाद हो सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। जेफरी एप्स्टीन जो सेक्स स्कैंडल चलाता था, इसका एक प्राइवेट आइलैंड था जहाँ कई सारी माइनस लड़कियों को काम के बहाने बुलाता और वहाँ पर इन लड़कियों के साथ सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता था और ज़बरदस्ती इनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता था। अब वहाँ इस आइलैंड पर जाता कौन था? जेफरी एप्स्टीन इन बड़े बड़े लोगों को पार्टी के लिए बुलाता अपने उसी आइलैंड पर। तो ये सारी चीज़ें शुरू कैसे हुई? कैसे गरीब मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा 26-27 साल की उम्र तक बड़े बड़े लोगों के साथ इसका कनेक्शन बन गया और कैसे एक हाई सिक्योरिटी जेल में अचानक से इस व्यक्ति की मौत हो जाती है। एक रात न्यूयॉर्क की एक जेल में दुनिया का सबसे रहस्यमय अमीर आदमी अकेला लेटा है। बाहर बारिश हो रही है, गार्ड सो रहे हैं और कैमरे बंद थे, जो हालांकि हमेशा से चालू रहते थे। अगली सुबह खबर फैलती है जेफरी एप्स्टीन मर चुका है। सुसाइड कहते हैं डॉक्टर्स, लेकिन सवाल उठते हैं क्या यह सच में सुसाइड था या फिर कई बड़े लोगों ने इसे साइलेंटली मरवा दिया। ये वो आदमी था जिसके दोस्तों में राष्ट्रपति, राजकुमार, वॉल स्ट्रीट की कई सारे किंग मेकर थे। उसके पास प्राइवेट आइलैंड था जहाँ पार्टी होती थी, जो दुनिया की नज़रों से बिल्कुल ही सीक्रेट था, लेकिन उसके पीछे छिपा था एक डार्क सीक्रेट, माइनर गर्ल्स की ट्रैफिकिंग। In fact, it was this residence where Epstein had trafficked underage girls to the island for inappropriate acts, and up until his arrest in July of 2019, जिसके इल्जाम में उसे जेल हो गई और 2008 में वो जेल से बाहर आया, सिर्फ 13 महीने की सजा काटकर, और 2019 में फिर अरेस्ट हुआ। लेकिन मौत से पहले क्या वो कुछ बड़ा राज खोलने वाला था? कहानी है पावर की, क्राइम की और उस सीक्रेट की जो आज भी दुनिया को झकझोर रही है। एक आम लड़का कैसे बना बिलियनियर, उसके कनेक्शन कैसे बने उसके सील्ड, और उसकी मौत ने क्यों पैदा की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बाढ़। आज हम इसी लेयर बाय लेयर खोलेंगे। 1950 न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन इलाका, वहाँ की सड़कें हलचल से भरी थी, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लिए ज़िंदगी सिंपल थी। वही 9 to 5 जॉब और सिंपल लाइफ स्टाइल। 20 जनवरी 1953 को इसी ब्रुकलिन के सी गेट इलाके में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन। उसके पिता सोलोमन एप्स्टीन थे, न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पार्क्स के लिए काम करने वाले एक सिंपल गार्डनर। उसकी माँ पलीना एक होम मेकर। घर में 2 बच्चे, जेफरी और उसकी छोटी बहन मार्की। ये कोई अमीर फैमिली नहीं थी। एप्स्टीन फैमिली यहूदी बैकग्राउंड से थी, लेकिन रिलीजियस प्रैक्टिसेस बहुत स्ट्रिक्ट नहीं थी। जेफरी बचपन में एक एवरेज स्टूडेंट था। लाफायट हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उसके दोस्त बताते हैं कि वो शर्मीला था लेकिन स्मार्ट था। मैथ्स और साइंस में इंटरेस्ट था, लेकिन घर की फाइनेंशियल इकोनॉमी टाइट थी। पिता की सैलरी से बस गुजारा चल जाता था। सोचिए एक ऐसा बच्चा जो बाद में प्राइवेट जेट वाला है, उसका एक प्राइवेट आइलैंड, वो यहाँ साइकिल्स पर घूमता था। स्कूल खत्म होने के बाद 1969 में जेफरी कूपर यूनियन में एडमिशन लेता है, एक आर्ट स्कूल, फ्री एजुकेशन वाला, लेकिन ड्रॉप आउट हो जाता है। फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के कोर्टे स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में ट्राई करता है 1971 में, लेकिन डिग्री नहीं मिली।
कोई कॉलेज डिग्री नहीं। ये बात बाद में उसके करियर में बड़ा सवाल बनेगी। फिर भी जेफरी का दिमाग तेज था। वो किताबें पढ़ता था, न्यूज़ फॉलो करता था, दोस्तों के मुताबिक वो हमेशा बड़ा सोचने की बातें करता था। 1973 में 20 साल की उम्र में जेफरी को एक जॉब मिलती है डाल्टन स्कूल में मैथ्स टीचर का। डाल्टन वो न्यूयॉर्क का एक एलिट प्राइवेट स्कूल जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। रॉबर्ट रेडफोर्ड, जोएल ग्रे जैसे बॉलीवुड स्टार्स के बच्चे। जेफरी वहां कैसे पहुंचा? सोचिए, बिना डिग्री के एक छात्र अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक डाल्टन स्कूल मैनहट्टन में नौकरी कैसे पा सकता है? ये स्कूल अरबपतियों और राजनेताओं के बच्चों का स्कूल माना जाता है। यहाँ सिर्फ हाई क्वालिफाइड लोग काम करते हैं, लेकिन एप्स्टीन एक ड्रॉप आउट था। यहीं से कहानी का पहला सस्पेंस आता है, क्योंकि एप्स्टीन को नौकरी मिली स्कूल के हेडमास्टर डोनाल्ड बार के निजी इन्फ्लुएंस से। हाँ, वही डोनाल्ड बार जिसके बेटे थे विलियम बार, डोनाल्ड ट्रंप के अटॉर्नी जनरल। और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान जेल में एप्स्टीन की मौत का मामला सामने आया। कहानी धागों से जुड़ने लगी है। डाल्टन स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते एप्स्टीन की मुलाकात एलन ग्रीनबर्ग से होती है, वो जो वॉल स्ट्रीट का दिग्गज फर्म्स बियर स्टीन्स के चेयरमैन थे। ग्रीनबर्ग ने एप्स्टीन में मैनिपुलेशन, इंटेलिजेंस, एम्बिशियस और कॉकटेल देखा और उन्होंने नौकरी ऑफर कर दी वॉल स्ट्रीट की दुनिया में। Of Platoon. The next battle is in the greatest jungle of them all, Wall Street. We're going down the drain, okay? The stock is plummeting. When it hits 18, buy it all. Something big is going down. अब स्टोरी एक नई मोड़ लेती है, क्योंकि यहाँ से एप्स्टीन एक शिक्षक नहीं बल्कि एक नेटवर्किंग मशीन बन जाता है। जेफरी एप्स्टीन अब एक टीचर नहीं बल्कि एक नया चेहरा है वॉल स्ट्रीट पर। बियर स्टीन्स यह एक ऐसी कंपनी थी जो अरबों डॉलर की फाइनेंशियल निवेश और बड़े बड़े क्लाइंट्स को संभालती थी। सोचिए, एक लड़का जिसे स्टॉक मार्केट का कोई गहरा अनुभव नहीं, कोई MBA नहीं, कोई डिग्री नहीं, फिर भी सिर्फ बात करने की कला और दिमाग के दम पर वह सीधे हाई लेवल फाइनेंशियल क्लाइंट को हैंडल करने लग जाता है। यहाँ उसका असली टैलेंट सामने आता है, नेटवर्किंग, मैनिपुलेशन और चार्म। एप्स्टीन का फार्मूला था लोगों को वैसा महसूस कराना कि वो आपके लिए ज़रूरी है। अमीर लोगों की समस्याएं समझना, उसके ईगो को स्ट्रोक करके ट्रस्ट बनाना, फिर उसी ट्रस्ट के बदले कंट्रोल हासिल करना। बियर स्टीन्स में सिर्फ कुछ ही सालों में एप्स्टीन पार्टनर लेवल तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर एक विवाद और एक सीक्रेट इंटरनल मामले के कारण वह अचानक से कंपनी छोड़ देता है। और यहीं से जेफरी एप्स्टीन का नाम एक नए ब्रांड में शिफ्ट होता है। 1980 में उसने एक प्राइवेट फाइनेंशियल फर्म बनाई, जे एप्स्टीन कॉर्पोरेशन। लेकिन इस फर्म का उद्देश्य सामान्य लोगों की वेल्थ मैनेज करना नहीं था। नियम था, हम केवल उन्हीं क्लाइंट को लेते हैं जिनका नेटवर्थ $1 बिलियन से ऊपर हो। सोचिए, अरबपतियों के लिए एक स्पेशल फर्म। और यही उसका गेटवे था दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के बीच घुसने का। और उसके क्लाइंट कौन थे? वॉल स्ट्रीट के बड़े इन्वेस्टर, मल्टीबिलियनियर फैमिलीज, पॉलिटिकल डोनर्स, जिनके नाम मीडिया रिपोर्ट्स में आए, कुछ और आज तक भी सीक्रेट हैं। यहाँ एक गहरी बात समझिए, एप्स्टीन सिर्फ पैसे नहीं कमाता था, वो एक्सेस खरीदता था। एक्सेस मतलब कौन है जिसे कॉल करके दुनिया का कोई भी दरवाजा खोला जा सकता है। एप्स्टीन ने जाना, ताकत का असली स्रोत पैसा नहीं है, पैसों वालों तक पहुंचना होता है। उसने अपने घर पर पार्टी रखी, वॉल स्ट्रीट के टॉप लोग, राजनीति चेहरे और सोशल इन्फ्लुएंस वाले लोग मिलते। वहाँ खुद को बिलियनियर जैसा दिखाता, प्राइवेट जेट्स, मेंशन गार्ड्स, ताकि दुनिया उसे उसी तरीके से देखे जैसा वह बनना चाहता था। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, अगर आप एक घड़ी 10 लाख की पहनते हैं तो लोग मान लेते हैं आप अमीर हैं, चाहे बैंक अकाउंट में सिर्फ 10,000 ही क्यों न पड़े हो। एप्स्टीन ने स्टेटस को पैसों से ऊपर रखा, क्योंकि स्टेटस गेट खोलता है। 1999 में कहानी प्रवेश होता है गैसलैन मैक्सवेल की तरफ, एक ब्रिटिश सोशलाइट जिसके पिता रॉबर्ट मैक्सवेल मीडिया टाइकून और ब्रिटिश राजनीति से जुड़े हुए नाम था। गैसलैन की एंट्री ने एप्स्टीन को एक ग्लोबल पास दे दिया। वह एप्स्टीन को ब्रिटिश हाई सोसाइटी से मिलवाने लगी और यहीं से प्रिंस एंड्रयू, लंदन हाई सोसाइटी और दुनिया के कई बड़े नाम एप्स्टीन की जिंदगी में आए। आपने एप्स्टीन फाइल में एक बहुत ही चर्चित नाम सुना होगा, यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का नाम।
आइए जानते हैं कि किस तरह से ये जेफरी एप्स्टीन से मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिल क्लिंटन और जेफरी एप्स्टीन के बीच वर्षों तक कांटेक्ट रहा। 2002 से 2003 के बीच क्लिंटन ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट, जिसे मीडिया में कई बार लोलिता एक्सप्रेस कहा गया, कम से कम 26 बार ट्रैवल किया। बिल क्लिंटन ने बाद में कहा, मैं केवल ऑफिशियल फाउंडेशन वर्क के लिए एप्स्टीन के जेट पर था, व्यक्तिगत संबंध से नहीं। आपने प्रिंस एंड्रयू का नाम भी सुना होगा, सबसे ज़्यादा चर्चित नामों में से एक प्रिंस एंड्रयू। गैसलिन मैक्सवेल जो एप्स्टीन के सबसे नज़दीकी लोगों में से एक थी, प्रिंस एंड्रयू की पुरानी फैमिली फ्रेंड थी। मीडिया में कई बार एप्स्टीन, मैक्सवेल और प्रिंस एंड्रयू एक साथ फोटो में दिखे। 2019 के बाद जब एप्स्टीन केस खुला, प्रिंस एंड्रयू पर भी सवाल उठे, जिसके बाद रॉयल फैमिली ने पब्लिक ड्यूटीज को रोक दिया। डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन 1990 के पाल्म बीच फ्लोरिडा सोशल सर्कल में कई बार एक दूसरे के साथ दिखे। 2019 में जब केस फिर खुला तो ट्रंप ने कहा, मैं 15 साल पहले ही एप्स्टीन से दूर हो गया, हमारे बीच झगड़ा हुआ था। 1998 में एप्स्टीन ने कैरेबियन में एक प्राइवेट आइसलैंड खरीदा, लिटिल एस्टी जेम्स आइसलैंड। मीडिया ने इसे कई नामों से बुलाने लगी। तथ्य यह है कि आइसलैंड पूरी तरह से एप्स्टीन के नियंत्रण में था। क्यों यह जगह सीक्रेट पावर बबल बनी? यह सिर्फ एक ओकेशन स्पॉट नहीं था। मीडिया और कोर्ट फाइल्ड टेस्टिमोनीज के अनुसार ये वो जगह थी जहां हाई प्रोफाइल लोग आते थे। इनमें से कई नाम पब्लिक डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं, जो कि प्राइवेट नहीं है, अब पब्लिक भी हो चुके हैं। आइसलैंड का कंट्रोल इतना कड़ा था कि स्थानीय लोग इसे फॉरबिडन आइलैंड भी कहते थे और यहाँ पे लोग आकर पार्टियां करते थे। 2005 पाल्म बीच, फ्लोरिडा। पाल्म बीच की एक महिला स्थानीय पुलिस के पास शिकायत लेकर जाती है कि उसकी नाबालिग बेटी एप्स्टीन के घर गई थी और वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही गलत था। I was 14 years old when I met Jeffrey Epstein. I came in contact with him through Haley Robson, and that's basically it. She introduced me to him when I was a freshman in high school. यह शिकायत एक चिंगारी थी और इस चिंगारी ने अगले 3 सालों में पूरी दुनिया में आग लगा दी। पाल्म बीच में पुलिस ने गुप्त रूप से जांच शुरू की। अंडरकवर सर्वेलेंस, कई इंट्रोगेशंस, कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट। जांच इतनी गहरी हो गई कि पुलिस ने इसका नाम दिया ऑपरेशन स्विमिंग पूल। 2006 में पुलिस ने एप्स्टीन पर चार्ज रिकमेंड किए और केस FBI को भेज दिया। FBI ने 40 से भी ज़्यादा संभावित गवाहों का बयान दर्ज किए और केस फेडरल लेवल तक पहुंच गया। FBI की रिपोर्ट 321 पेजेस की थी। 2008। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा शौक। 2008 केस कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही एप्स्टीन और प्रोसिक्यूटर के बीच नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट NPA हो जाता है। NPA का मतलब है हम केस को बड़ा नहीं बनाएंगे, तुम प्ली एक्सेप्ट करो और तुम पर फेडरल चार्ज नहीं लगेंगे। और एप्स्टीन ने सोशलाइजेशन चार्ज पर डील स्वीकार कर ली, लेकिन सिर्फ 13 महीने ही जेल में रहा, फिर वो जेल से बाहर हो जाता है और कई सालों तक एप्स्टीन फिर से प्राइवेट लाइफ में चला जाता है। मेंशंस, प्राइवेट जेट्स, आइलैंड, लेकिन फिर से एक न्यूज वेब तैयार हो रही थी। सोशल मीडिया, जर्नलिज्म और सर्वाइवर्स की आवाज़। एक न्यूज़पेपर इन्वेस्टिगेशन जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मियामी हेराल्ड की मल्टी पार्ट रिपोर्ट प्रिवेंशन ऑफ जस्टिस, इसने 2008 की डील को अनफेयर, हिडन और पावरफुल इन्फ्लुएंस्ड बताया। 6 जुलाई 2019 एप्स्टीन अरेस्ट होता है फिर से। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से FBI उसे गिरफ्तार करती है। फेडरल चार्ज उस पर लगते हैं, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स, कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड चार्ज। पहली बार था जब एप्स्टीन रियल फेडरल क्रिमिनल ट्रायल का सामना कर रहा था। 2019 बेल हियरिंग में एप्स्टीन ने कहा, मैं $100 मिलियन का बॉन्ड दे सकता हूँ, लेकिन फेडरल जज ने कहा नो बेल। 2019 में कई पुराने कोर्ट्स पेपर्स अनसील होने शुरू होते हैं। पब्लिक फिर से पूछने लगी, अगर यह सब सच है
तो आखिर 2008 का डील किसने करवाया था और इतना ताकतवर कि फेडरल केस भी रुक गया। और यही अरेस्ट एप्स्टीन के अंत की शुरुआत था, क्योंकि 2019 का केस खुल रहा था, नाम बाहर आ रहे थे और दुनिया एप्स्टीन के सीक्रेट का इंतजार कर रही थी। लेकिन अचानक एक रात खबर आई और दुनिया जिन सीक्रेट्स को जानना चाहती थी उस पर पूरी तरह से धुंध छा गई। एक ऐसी रात जिसने दुनिया भर में चौंकाने वाले सवाल खड़े कर दिए। एक फेडरल डिटेंशन सेंटर जहां हाई रिस्क क्रिमिनल्स रखे जाते हैं। ये जगह आम जेल नहीं, यह वो जगह है जहां सुरक्षा इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि वहां स्ट्रेस में भी कोई कड़ी होकर सांस नहीं ले सकता। कम से कम दुनिया यही मानती है। 10 अगस्त 2019 उस रात जेल की ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है एप्स्टीन सेल नंबर 220 स्पेशल हाउसिंग यूनिट, जहां सुसाइड वॉच जैसी फैसिलिटी होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, एप्स्टीन को कुछ दिन पहले सुसाइड वॉच से हटाया गया था। तो किस आधार पर? यह आज भी बड़ा सवाल बना हुआ है। जेल के उस हिस्से में जहां एप्स्टीन था सीसीटीवी कैमरास लगे थे, लेकिन घटना की रात कई कैमरों में अचानक काम करना बंद कर दिया। सोचिए, एक हाई प्रोफाइल प्रिजन जिसके पीछे दुनिया की नजरें थी और उसी रात सीसीटीवी फेलियर। ऑफिशियल फेडरल कंप्लेंट के अनुसार उस रात जो 2 गार्ड ड्यूटी पर थे वो लगभग 8 घंटे सो गए और लॉग शीट्स जो हर 30 मिनट पर साइन होने चाहिए थे बाद में फर्जी भरे गए। गार्ड ने कहा, हम बहुत थक गए थे। यह बात दुनिया के सामने आते ही एक सवाल बन गई, क्या यह सिर्फ थकान थी या कोई स्क्रिप्ट? एप्स्टीन कुछ समय पहले एक सेलमेट के साथ रह रहा था, लेकिन डेथ से कुछ दिन पहले सेलमेट को अचानक हटा दिया जाता है। मतलब एप्स्टीन घटना के वक्त पूरी तरह अकेला था। मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं डेड बाय सुसाइड, उसने फांसी लगा के अपनी जान दे दी थी। लेकिन एप्स्टीन के ब्रदर ने प्राइवेट फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट को नियुक्त किया। उसकी राय थी कि गर्दन की हड्डियों में जो चोटें हैं वो सुसाइड से ज़्यादा ऐसा लगता है दबाकर मारा गया हो। यह ऑफिशियल डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन एक अल्टरनेटिव इम्प्रेशन है जो मीडिया में बहुत चर्चित है। Let's end this episode. The next part is even more mysterious. If you want to see the next part, please leave a comment.